मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा के तहत आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दी गई थी उसको अंजाम देने का समय है। बहुत पहले से इसलिए क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ जब चुनाव आयोग ने अपना कार्यक्रम नहीं दिया और देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने दलादल अपनी सूची पर सूची जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया। पर आज आखिरकार देश के चुनाव आयोग के द्वारा 5 राज्यों के संदर्भ में विधिवत चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। पहला मतदान 7 नवंबर को है और क्रमश तरीके से ये चलते हुए आखिर में 3 दिसंबर को मतगणना के साथ पूरे कार्यक्रम की समाप्ति होगी। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरण में मतदान है, 7 तारीख को 17 तारीख को। मध्य प्रदेश में मतदान केवल 17 तारीख को है, बीच में दीपावली है। दीपावली के बीच में जिस तरीके से कार्यक्रम बनाया गया है ये चुनावी संभावनाओं को कैसा प्रभावित करेगा इस समय। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दोनों राज्यों में 2 प्रमुख राजनीतिक दल है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या तैयारी के साथ में दोनों की एक राज्य में सरकार है, दोनों अपनी सरकार बचाने और नए राज्य में बनाने के लिए प्रयत्नशील है। तो आज हम इसी पर बारी बारी से बात करेंगे। पहले चरण में हमारी बातचीत मध्य प्रदेश के संदर्भ में, विषय हमारा एक ही है, बजी रणभेरी जीत तेरी या मेरी। पहले चरण की बातचीत के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हमारे साथ बातचीत करने के लिए मृणाल पंत जी हैं, प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। हमारे साथ चिंतामणि मालवीय जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। और इन दोनों के बीच में गिरिजा शंकर जी हमारे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। चर्चा की शुरुआत गिरिजा शंकर जी से करेंगे और गिरिजा जी से समझना चाहेंगे कि ये चुनाव कार्यक्रम आया गिरिजा जी, इस पर आपकी दृष्टि। 1 चरण में मतदान 17 नवंबर को, 12 तारीख को दीपावली, क्या कहते हैं आप? देखिए, जैसे पिछले 2-3 चुनाव हुए हैं, लगभग उन्हीं तारीखों में ये चुनाव हो रहे हैं। 2-4 दिन आगे पीछे चुनाव की घोषणा भी जो है वो उसी तरह से हुई है और त्योहार जो हैं इस बार बीच में जरूर पड़ रहे हैं, लेकिन उन त्योहारों को अवॉइड करना मैं समझता हूँ चुनाव आयोग के लिए संभव नहीं था। चुनाव बहुत आगे बढ़ाने पड़ते, दिवाली बीच में आएगी ही, देव उठने का एकादशी है और वो तमाम त्यौहार जो हैं। तो मुझे लगता है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज और जो प्रत्याशी हैं वो दिवाली मनाते हुए चुनाव लड़ेंगे और एक नए अलग तरह का रंग आपको इस चुनाव में देखने को मिलेगा। जी, अब आते हैं तैयारी के संदर्भ में। भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा ही तैयारी में दिखाई नहीं दे रही गिरिजा जी। आज चुनाव कार्यक्रम आया है, 136 प्रत्याशी दे चुकी है भारतीय जनता पार्टी 230 में से। क्या जताता है? नहीं, इस बार जो है बीजेपी मध्य प्रदेश में खासकर एक प्रयोग करते हुए दिख रही है। वो ये है कि चुनाव की घोषणा होने के बहुत पहले, लगभग 1-1.5 महीने पहले, उन्होंने 80 प्रत्याशी उन्होंने घोषित कर दिया था और उस घोषित प्रत्याशियों में भी आप देखेंगे सेकंड लिस्ट में 3-3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा विधानसभा चुनाव में। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और आज चुनाव की घोषणा के साथ उन्होंने एक चौथी लिस्ट भी अपनी जारी कर दी। तो इस लिहाज से देखें तो प्रत्याशी चयन के मामले में तो बीजेपी बहुत आगे दिख रही कांग्रेस के, और चूंकि सरकार में है तो और बीजेपी का जो एक तासीर है कि वो हर वक्त चुनावी मूड में रहती है, तो लगातार पिछले 2-3 महीने से आप देखेंगे कि बीजेपी बड़े आक्रामक तरह से तैयारी में लगी हुई है। कांग्रेस उससे पीछे हो ऐसा भी नहीं है। आप देखेंगे कि कमलनाथ जी के लिए ये माना जा रहा था कि सरकार गिरने के बाद वो दिल्ली लौट जाएंगे, उनको प्रदेश की राजनीति रास नहीं आएगी, और वो इस बात को कई बार कहते भी रहे हैं कि मैं प्रदेश नहीं आना चाहता था, मुझे जबरन भेजा गया। लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसके बाद से प्रदेश की राजनीति को में मतलब अपनी सक्रियता बढ़ाई है, उन्होंने कहा भोपाल छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा, और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जितनी सक्रियता वो दिखा रहे हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी दिखे भले ही मत, लेकिन उनकी भी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। आप देखेंगे कि वो कमलनाथ किस तरह से चुनाव में लगे हुए हैं, इसका अंदाजा लगाइए कि लगभग हर दिन एक दौरा भी करते हैं, शाम को आकर मीटिंग भी करते हैं, चीजों को इवेल्युएट करते हैं, और उसके बाद जो इंडिया गठबंधन की बैठक भोपाल में होना तय हुआ था, उन्होंने अपनी व्यस्तता के चलते उस बैठक को भी टाल दिया। तो उनके सामने बहुत स्पेसिफिक, बहुत फोकस्ड होकर वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस की तैयारी को भी कम नहीं मान सकते। प्रत्याशियों के चयन में जरूर डिले हो रहा है। गिरिजा जी कह तैयारियों को लेकर कम नहीं मानेंगे, प्रत्याशियों को लेकर तो डिले है। तो मृणाल जी क्या हो गया आपको भाई? आपने तो बताया था
आपके प्रत्याशी सबसे पहले आएंगे। भाजपा धनाधन धनाधन धनाधन, सूची दर सूची, 4-4 सूची आ चुकी, आपका आता पता नहीं। कमलनाथ जी के बयानों पे भरोसा करें कि ना करें, इस पर भी सवाल है। हमने इशारा कर दिया है, हमने बता दिया है। अगर कमलनाथ जी सब कुछ कर रहे हैं तो फिर राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में बैठ के क्या करते हैं? थोड़ा उलझन रहती है आप लोगों की बातें समझने में, थोड़ा आप बताएंगे? लंबे समय से भारतीय संस्कृति की परंपरा है, एक बार श्राद्ध पक्ष खत्म हो जाने दीजिए और उसके तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी की सूची जारी हो जाएगी। जी, जहां तक दनादन भारतीय जनता पार्टी की सूची आ रही है, ये भी तो देखना पड़ेगा कि सूची आ कैसे रही है। पहली सूची आई तो उसमें उन हारे हुए लोगों को टिकट, जिनको पिछली बार जनता ने ना उम्मीद कर दिया था, हरा कर भेज दिया था। कोई नयापन नहीं, कोई उत्साह नहीं, वही घिसे पिटे चेहरे, कोई नौजवान नहीं, कोई नया प्रयोग नहीं, कोई अभिनव बात नहीं। दूसरी सूची आई तो उसमें हार का डर साफ दिखाई दे रहा था। 3-3 केंद्रीय मंत्री, 4-4 सांसद, एक राष्ट्रीय महासचिव समेत बड़े बड़े लोगों को विधानसभा में चुनाव की उसी तरह से अवनति करनी पड़ी। ऐसी पदावनति की गई है बड़े नेताओं की, जैसी भारतीय जनता पार्टी की अवनीति मध्य प्रदेश का मतदाता इस बार करने वाला। तीसरी सूची में एक नाम कि कहीं मोनिका बट्टी जी भाग नहीं जाए, गोंडवाना से नहीं लड़ रहे, किसी और पार्टी से नहीं लड़ रहे। कितनी डरी हुई लिस्ट, इसलिए एक नाम केवल। और एक चौथी सूची आई तो चौथी सूची में तो कई सारे सवाल खड़े कर दिए। जिन 30% मंत्रियों के टिकट रोके गए हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी ने वो टिकट इसलिए रोके हैं कि वो मानती है कि ये भ्रष्टाचारी मंत्री हैं और भ्रष्टाचार का पैसा इन मंत्रियों ने अपने ही तक रख लिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के हाईकमान तक नहीं पहुंचा? क्या इसलिए ये टिकट काटे जा रहे हैं? या फिर इसलिए काटे जा रहे हैं कि इनको पता था कि नाउम्मीद हो गए हैं, मंत्री अक्षम है, नाकार रहे हैं, किसी तरह से इनको आज तक 5 साल निभाने की कोशिश की। 1 महीने पहले जो जिन लोगों को मंत्री बनाया गया था, उनको 1 महीने भी मंत्री पद का सुख लेने नहीं दिया और चुनाव में वापस उम्मीदवार बनाकर वापस घोषित कर दिया। कैसी सूची? मुख्यमंत्री के 6-6 उम्मीदवार। माफी के साथ बीच में रोकने के लिए, बड़ी उलझन में आपने बताया कैसी सूची है? हारे हुए लोगों को मौका दिया जा रहा है। तो माने कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूची आएगी उसमें पहले चुनाव हार चुका कोई भी नेता प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा। बड़ाल जी, क्या आपके संदर्भ में हम ये मानकर चले? भारतीय जनता पार्टी ने जो सूची जारी की है उसमें पहले हारे हुए और इस बार भी हारने वाले लोगों को टिकट दिया है। कांग्रेस की सूची आएगी तो उसमें कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पहले हार चुके हैं लेकिन इस बार जीतने वाले हैं, तो इस बार जीतने वालों को कांग्रेस पार्टी टिकट दे रही है, भारतीय जनता पार्टी प्रयोग नहीं करती। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता था हिमांशु जी, कि मुख्यमंत्री पद के 8-8 उम्मीदवार हो गए। जो लोग क्या केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, अब क्या प्रदेश में शिवराज जी के नीचे मंत्री बनकर काम करेंगे या शिवराज जी उन केंद्रीय मंत्रियों के नीचे मंत्री बनकर काम करेंगे? भारतीय जनता पार्टी जरा स्पष्ट करे, 8-8 मुख्यमंत्रियों में से कौन मुख्यमंत्री रहेगा और कौन उनके नीचे राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री बनके काम करेंगे? कैसा गड़बड़ झाला है ऐसे? कहां उलझन में है? भाजपा में तो ये परंपरा बहुत पुरानी रही है, आपको याद नहीं है? कैलाश जोशी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, फिर वो सुंदरलाल पटवा के अंडर में मंत्री के तौर पर काम कर लिए। बाबूलाल गौर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में मंत्री होकर काम कर लिए। तो भारतीय जनता पार्टी इसी बात में तो मुग्ध रहती है। भारतीय जनता पार्टी ये तो कहती है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता ही सबसे बड़ा पद है, व्यक्ति का अपना कुछ नहीं है। ऐसा अनुशासित दल, ऐसा समर्पण, क्या आपको नहीं लगता आपके लिए रहा वाकई मुश्किल हो जाती है इससे? हम तो अनुरोध करना चाहते हैं कि कृपया ये संदेश मध्य प्रदेश की जनता को भी दें और इन सबको विधानसभा के चुनाव के पश्चात कार्यकर्ता ही रहने दें। जो कार्यकर्ता हैं उनमें से कुछ लोगों को मंत्री बनाएं तो मानेंगे कि ये कार्यकर्ताओं का दल है। केंद्र में भी मंत्री और प्रदेश में भी मंत्री, तो कहाँ कार्यकर्ताओं का दल है? इन्हें वास्तव में कार्यकर्ता रहने दें, कुछ नए लोगों को मंत्री बनाएं तो समझ में आएगा कि कार्यकर्ता। लेकिन वो इस चुनाव में भाजपा वापस सरकार बना रही है और आपकी ये इच्छा है कि फिर से भाजपा की सरकार बनेगी, उसमें इन लोगों को मंत्री न बनाया जाए, कुछ नए लोगों को मंत्री बनाया जाए। आपने मान लिया कि सरकार भाजपा की बनने जा रही है। आपने पूरी बात सुनी नहीं। मैंने कहा कि उनकी ये इच्छा पूरी होगी नहीं। जहां जहां इनकी सरकार है, केंद्र में सरकार है, वहां पे मंत्रियों को जमीन पर भेजें और कार्यकर्ताओं को मंत्री बनाएं। जहां जहां सरकार है, मैं वापस चिंतामणि जी के पास आता हूं। क्या चिंतामणि जी,
हारे हुए, थके हुए, चुके हुए लोगों को प्रत्याशी बनाकर क्या साबित करना चाह रहे हैं, ये मृणाल जी जानना चाहते हैं। कुछ ज्ञानवर्धन कीजिए मृणाल जी का भी और हमारा भी। क्या सूची है ये आपकी? मृणाल जी बहुत आत्ममुग्ध है। उन्होंने बहुत अतार्किक और मनमानी व्याख्या पूरे जो प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया और प्रत्याशी जो चयनित किए गए हैं उन पर की है। उनकी बातों में ही विरोधाभास है। एक तरफ वो कहते हैं कि हारे हुए को क्यों दे दिया, अब तीसरी चौथी सूची में अगर जीतो हुए को दे दिया तो फिर वो कहते हैं कि नहीं ये तो अलोकप्रिय है। भाई पहले आप तय कर लो। तो बिल्कुल अतार्किक और मनमानी बात आदरणीय मृणाल जी ने कही है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा वो आत्ममुग्ध हैं और बाहर देखना ही नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि वो पार्टी के प्रवक्ता उस पार्टी के महामंत्री बोल रहे हैं कि जिसकी सूची अभी तक नहीं आई है, जिसका सुर फुटोवल अंदर इतना ज्यादा है कि वो बाहर अभी तक नाम नहीं, और बात कर रहे हैं कि भाई श्राद्ध पक्ष चल रहा है। अरे भाई आप तो सनातन को मिटाने की बात करते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ आपकी गलभैया है और आप कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष का ध्यान रखें। ये पूरा मुझे लगता है कि बहुत भ्रमित है हमारे मित्र मृणाल जी और पूरी कांग्रेस पार्टी। बात कर रहे हैं किस बात लोकतंत्र की, और टिकट जो है एक आदमी तय कर रहा है, टिकट 1.5 आदमी तय कर रहे हैं। और बात जो पूरा आप देखिए कि पूरा इनका अभियान, चिंतामणि जी इनके यहाँ तो कम से कम 1 आदमी या 1.5 आदमी तय कर रहा है, आपके यहाँ कौन तय कर रहा है ये तो बताओ। ये आज सूची अचानक आ गई, कब बैठक हुई चुनाव समिति की पता भी ना चला। मृणाल जी क्या कम से कम पता तो चल रहा है भाई बैठक हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए पूरी प्रॉपर बात हुई है और बैठकों में तय हुआ है सारा। अब यह है कि भाई जैसे औपचारिक बैठक होती है वैसे नहीं होकर के, लेकिन पूरी छानबीन के साथ, पूरी बातचीत के साथ, नीचे के नेतृत्व को विश्वास में लेकर के प्रत्याशी चयन किया गया है। तो इसलिए ये कहना कि नहीं साहब वो तो मनमाना सूची है, ऐसा नहीं। एक बात बताओ, इतने चिंतन के साथ बैठक हुई, आज की सूची पर थोड़ी बात कर रहे हैं। 57 प्रत्याशी आए, 24 मंत्रियों को टिकट मिली है। सूची पढ़ के लोग बता रहे हैं ये 8 मंत्रियों को इसमें जगह नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? मृणाल जी भी जानने के लिए बेचैन है और हम भी। आपको उत्तर मिला क्या, या आप भी हमारी तरीके से केवल सवाल के साथ है? इस बारे में तो मेरा बोलना कुछ उचित नहीं है, क्योंकि ये पूरा विशेषाधिकार प्रत्याशी चयन समिति का है, हमारी चुनाव समिति है उसका है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। तो उस पर क्यों क्या कैसे ये तो मैं सवाल नहीं उठा सकता और ना ही जवाब दे सकता हूं कि किसका हो सकता है अगली सूची में आए, हो सकता है ना आए। तो गिरिजा शंकर जी हैं, उनके पास ये बाध्यता नहीं है, उन्हें किसी संसदीय बोर्ड की अनुमति की जरूरत है। गिरिजा जी कई नाम नहीं है भाई, बड़े बड़े मंत्रियों के नाम नहीं, क्यों नहीं? आप समझ पाए क्या? मैं जो समझ पाया वो ये है कि जो एक परसेप्शन बना था कि जो सरकार है, मंत्री है और बाकी तमाम जो लोग हैं उनको खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, आज की लिस्ट देखकर ऐसा लगता है कि बीजेपी हाईकमांड इस बात से सहमत नहीं है। लगभग अधिकांश लोगों को जो सिटिंग एमएलए हैं या सिटिंग मिनिस्टर हैं उन सारे लोगों को टिकट दे दी गई है। तो इसका 2 ही इंटरप्रिटेशन निकलता है। एक तो ये कि जो पहले 2 सूची जारी हुई और उसको लेकर जिस तरह से जो पार्टी के अंदर कहीं कहीं जो असंतोष दिखा, उससे पार्टी हाईकमांड अलर्ट हो गई और उन्होंने जो टिकटों में ज्यादा हेर फेर बदल नहीं किया। या दूसरा यही मानूंगा मैं कि पार्टी ये मानने को तैयार नहीं है कि कोई एंटी इनकम्बेंसी सरकार या एमएलए या मंत्रियों के खिलाफ है, और इसलिए उन्होंने अधिकांश मंत्रियों को, अधिकांश एमएलए को, ऐसे एमएलए को भी जो बीच बीच में अपने बयानों से पार्टी को कटघरे में खड़े करते रहे हैं, उनको भी टिकट दी गई है। जो टिकट रोकी गई है उसको मैं अभी ये मानता हूं कि उनकी टिकट काटी गई है, ये मानना अभी उचित नहीं है। अभी आने वाली लिस्ट में हो सकता है कि उनके नाम पर विचार हो और संभव है कि उसके लिए उनको होल्ड किया गया हो, लेकिन ऐसा लगता है कि जो इस सूची को देखते हुए आने वाले समय में भी जो लिस्ट आएगी उसमें भी लगभग यही रहेगा कि बहुत सारे सिटिंग एमएलए जो हैं वो टिकट पा जाएंगे। टिकट कटने की जो बात थी वो यहां नहीं दिख रही है। अरे आप थोड़ा सा अपने टिकट पे तो बात कर ली, थोड़ा चुनाव आयोग के कार्यक्रम को लेकर भी बात कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि चुनाव आयोग इस बार कुछ जल्दबाजी में है? पहले 6 अक्टूबर को 2018 में कार्यक्रम घोषित किया था चुनाव आयोग ने। छत्तीसगढ़ में मतदान जो था वो 2 चरण में था, 12 नवंबर और 20 नवंबर। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो 28 नवंबर को वोटिंग थी। इस बार 7 नवंबर
और 17 नवंबर में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों का निपटारा कर दे रहे हैं। तकरीबन पिछली बार के मुकाबले 10 से 15 दिन कम मिल रहे हैं प्रचार की दृष्टि से, चुनावी व्यवस्थाओं की दृष्टि से। ऐसी क्या मारामारी है गिरिजा जी? क्यों चुनाव आयोग इतनी जल्दबाजी में है? नहीं, आमतौर पर जो है, जो पहले एक नियम था कि 45 दिन चुनाव प्रचार के लिए मिलेंगे, वो पिछले कई चुनाव से वो उस नियम का पालन नहीं होता। सामान्य तौर पर 30 दिन के लगभग का वक्त चुनाव प्रचार के लिए मिलता है। तो मैं नहीं समझता कि उसमें बहुत कोई जल्दबाजी है। ये जरूर है कि जो त्योहार बीच में पड़ रहे हैं उनको किस तरह से अवॉइड किया जा सकता था, इस पर जरूर विचार संभव है। क्योंकि आप देखेंगे राजस्थान में 23 तारीख को 23 को मतदान है, वो शायद एकादशी के तुरंत अगले दिन ही है। इधर 15 तारीख को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा मध्य प्रदेश में, और 12 को दिवाली है। तो ये जरूर कंसीडर करने की बात थी। शायद हो सकता है कि आने वाले समय में इसको लेकर कोई बात उठे और बात है, लेकिन चुनाव प्रचार के लिए जो वक्त मिला है 35 दिन का, वो मैं समझता हूं पर्याप्त है। और वैसे भी मैं वापस आपसे सवाल करता हूं, चुनाव आयोग क्या देश की जमीनी व्यवस्थाओं से, वास्तविकताओं से कट रहा है? दिवाली विशेष तौर पर उत्तर भारत में, यूं तो पूरे देश में बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार है, और ये एक दिन का त्योहार नहीं है, एक पूरा का पूरा पखवाड़ा कमोबेश इस त्योहार के संदर्भ में रहता है। और चुनाव आयोग मतलब उसको नजरअंदाज करते हुए अपना कार्यक्रम दे रहा है। 15 तारीख तक तो गोवर्धन पूजा और भैया दूज है। तो कुल मिलाकर प्रत्याशियों के लिए, पार्टी के लिए और चुनाव कार्य में जुटे हुए हजारों लाखों कर्मचारियों के लिए आजमाना बेहद जरूरी था क्या? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा कि हमने ये चुनाव कार्यक्रम तय करने के लिए 6 महीने से हम तैयारी इसी कर रहे थे। मतलब 6 महीने तक उन्होंने जो है इस तैयारी में वक्त लगाया, और उन्होंने एक लंबी चौड़ी फहरिस्त बताई कि किन किन एजेंसियों से जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्थाओं में जुड़े हुए हैं, उन सब से बात करने के बाद ये कार्यक्रम तय किया है। लेकिन मुझे लगता है कि वो त्योहार का जो मसला है वो कहीं पर अनदेखा रह गया, या उसको ये शायद मान लिया गया कि त्योहार कोई अवरोध नहीं होगा चुनाव में, या चुनाव में त्योहार अवरोध नहीं होगा। लेकिन उस पर विचार किया जाना चाहिए था, ये मैं भी मानता हूं, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं अपनी जगह पर है। चुनाव बेहतर ढंग से हो और उसके लिए तमाम जो गिरिजा जी मान रहे हैं कुछ ना कुछ तो है। मृणाल जी, इस पर आपकी कोई दृष्टि है? हम भाजपा कांग्रेस को लेकर तो आगे भी बात करते रहेंगे, पर आज इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, इस चुनाव कार्यक्रम को लेकर आप कितने संतुष्ट या असंतुष्ट हैं, या इसमें कोई आप शरारत देख रहे हैं? हिमांशु जी, हमें लगता है कि चुनाव आयोग जल्दी में नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग सुस्त है और देरी कर रहा है। ये जो चुनाव कार्यक्रम की घोषणा है, चुनाव आयोग को कम से कम 15-20 दिन पहले करनी चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार घोषणाएं कर सके, रेवड़ियां बांट सके प्रधानमंत्री जी के शब्दों में, जनता को बरगला सके, 32,000 अधूरी झूठी घोषणाओं के ऊपर से 40,000 और अधूरी झूठी घोषणाएं कर सके, जो लोकार्पण 3-3 बार हो चुके हैं उनका 4थी और 5वीं बार भी लोकार्पण कर सके। ये अवसर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को देने के लिए चुनाव की घोषणा लेट की गई है। चुनाव कार्यक्रम 15-20 दिन पहले चुनाव आयोग को घोषित करना चाहिए। दूसरा, बीच में रोकना चाहूंगा भाई, इन 15 दिनों में तो भूपेश बघेल जी और अशोक गहलोत ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी भाई। कितने ही कार्यक्रम, कितने लोकार्पण, कितने दौरे, कितने मनोनयन, कितनी नियुक्तियां, यहां तक कि आज भी नियुक्ति की है अशोक गहलोत जी ने दुनिया भर के निगम मंडलों के संदर्भ में। भूपेश जी ने भी कुलदीप जुनेजा को अभी 2 दिन पहले ही हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया, और उसके अलावा कई नियुक्तियां। तो चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर या मध्य प्रदेश सरकार के इशारे पर कार्यक्रम दे रहा था, या आप लोगों के नेताओं का या मुख्यमंत्रियों का दखल चुनाव आयोग में भी इतना हो गया है कि आपकी सहूलियत के अनुसार कार्यक्रम बना है? इशारे पर तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में इससे सहूलियत हुई है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जो सरकारें हैं उसमें नियुक्ति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन जो नई योजनाएं की बात है वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में काफी लंबे समय से चल रही है। ऐसी कोई नई घोषणा चुनाव के ऐन मौके पर दोनों सरकारों ने घोषित नहीं की। हमारे जो कार्यक्रम थे चुनाव के 6 महीने पहले, साल भर पहले, बल्कि 3-3, 4-4 साल पहले से दोनों राज्य सरकारों ने क्रियान्वित कर दिए। नई योजनाओं की दृष्टि से जो काम हुआ है वो केवल मध्य प्रदेश में हुआ है, वोटर को बरगलाने के लिए हुआ है।
चुनाव पूर्व उसको प्रभावित करने और उसको खरीदने की कोशिश की गई है। ये जो सुविधा दी गई है, हमें लगता है अगर 15-20 दिन पहले चुनाव आयोग का कार्यक्रम की घोषणा करता तो शायद ज्यादा अच्छे तरीके से चुनाव होते, मानस बनाने का वोटर को ज्यादा अच्छा अवसर मिलता। और जहां तक त्योहार की बात है, बजाय वोटिंग की तिथि चुनाव के बात करने के, वोटिंग और काउंटिंग की तिथि के जो बीच का गैप है उसको चुनाव आयोग को कम करने की कोशिश करनी चाहिए थी। हमें नहीं पता कि दूसरे प्रशासनिक कारण क्या रहे, संसाधनों के कारण क्या रहे, जिसके कारण इस तरह की योजना चुनाव आयोग ने बनाई है। पर अब चूंकि कार्यक्रम घोषित हो गया है तो कांग्रेस पार्टी इसी कार्यक्रम के अनुरूप अपने चुनावी कार्यक्रम को ढालने की कोशिश करेगी। तो मृणाल जी का कहना है कि बेहतर कार्यक्रम बन सकता था, और ये लगता है कुल मिला के मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस प्रकार का शायद कार्यक्रम बना। क्या कहते हैं चिंतामणि जी, बड़ा दखल है भाई आप लोगों का? देखिए, कांग्रेस की जब से सरकार में नहीं है तो जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितने भी उन पर आरोप लगाना, उनको कटघरे में खड़े करना, उन पर दबाव बनाना, ये कांग्रेस का स्वभाव और सगल बन गया है। तो आज भी अभी कोई कारण नहीं बनता कि उन्होंने तब घोषित क्यों किया और अब घोषित क्यों किया। इसकी समीक्षा और इसकी व्याख्या की बजाय उन्हें सीधे मैदान में जाना चाहिए था और स्वागत करना चाहिए। लेकिन ऐसा करने की बजाय अभी से दबाव बनाने की प्रक्रिया ये कांग्रेस ने शुरू कर दी, और इसका मतलब है कि कांग्रेस में हताशा है, कांग्रेस में निराशा है, और अभी से वो बहाने ढूंढ रही है कि इस बहानों से जो है हम किसी तरह अपना फेस सेविंग कर सकते हैं। रहते ही निराशा में आपके अनुसार चिंतामणि जी, पर थोड़ा आप बताओ ना, आप तो सनातन धर्म के बहुत बड़े पैरोकार हो, हिंदू मान्यताओं के संदर्भ में उसके पालनहार हो। दीपावली जैसा त्योहार है, वो पूरा त्योहार चुनावी तैयारियों की भेंट चढ़ रहा है। अब तमाम लाखों कर्मचारी दीपावली अपने परिवार के साथ मनाए या आपकी वोटिंग मशीनों को संभाले जाए? कोई शिकायत नहीं है इस कार्यक्रम को लेके, या अपनी सनातन संस्कृति के सबसे बड़े पर्व को चुनाव की भेंट चढ़ा दिया जा रहा है? इसको लेकर चिंतामणि जी कोई नाराजगी नहीं है आपकी? अभी सोनिया जी और मनमोहन जी की सरकार होती, ऐसी स्वागत कर रहे होते आप? ये बात तो ठीक है कि थोड़ा और समय मिलता दीपावली के बाद तो उचित रहता, और कुछ 10 दिन बाद लगभग वोटिंग होना चाहिए थी। लेकिन ठीक है, हम जीत के उत्सव के साथ दीपावली का उत्सव, दीपावली 2 बार मनाएंगे, और इस बार दिवाली का दिया जो जीत की उम्मीद के साथ, जीत की अपेक्षा के साथ, जीत के विश्वास के साथ हम जलाएंगे, और वो दिवाली ही हमारा लिए चिंतामणि जी वो दिन बीत गए जब राम जी के अयोध्या आगमन के उपलक्ष्य में दिवाली मनाई जाती थी। आपकी सत्ता में वापसी के संदर्भ में दिवाली मनाई जानी चाहिए, ये नई परंपरा शुरू होनी चाहिए, ऐसा है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और इस प्रदेश की जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और सरकार के प्रति बहुत मुझे लगता है कि बहुत खुश है, प्रसन्न है, और जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, प्रदेश को बनाने का काम किया है, इसलिए वो पार्टी के साथ खड़ी है। तो हमारे साथ जनता भी दिवाली मनाएगी, और इस दिवाली को हम विजय का दीपक लगाएंगे निश्चित रूप से। तो बनाएंगे। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए एक बार फिर मृणाल जी बताता हूँ, वो कुछ हस्तक्षेप करना चाहते हैं। जी मृणाल जी, चिंतामणि जी कह रही है ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, दिवाली 2 बार मना गई, 12 नवंबर को तो मनी ही जाएगी, 3 दिसंबर को भी एक बार फिर दिवाली मनाई जाएगी प्रदेश में। क्या कहते हैं आप? उस दिवाली में आप भी सहयोगी बनेंगे क्या चिंतामणि जी के साथ? हिमांशु जी, दिवाली तो मध्य प्रदेश की आम जनता बनाएगी, और उसमें एक बहुत बड़ा वर्ग शासकीय कर्मियों और कर्मचारियों का है। वो सरकार के सेवक हैं और इस नाते जनता के सेवक हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उनको दीपावली जैसा त्योहार मनाने से वंचित कर दिया जाए। वोटिंग के 5, 7, 8 दिन पहले से उनकी ट्रेनिंग चालू होती है, उनको अलग अलग जगह बुलाया जाता है, कई जगह दूरस्थ स्थानों पर भेजने के लिए 3 दिन 4 दिन पहले भेजा जाता है। कम से कम उनको भी दिवाली जैसा त्योहार बनाने का मौका तो मिलना ही चाहिए। ऐसी स्थिति सुरक्षा बलों की होती है, पुलिस की होती है। चुनाव के दौर में वो वैसे ही व्यस्त रहेंगे, ऊपर से दिवाली भी बिल्कुल अगर वोटिंग के 2 दिन 4 दिन के आसपास रहेगी तो उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी। सुरक्षा बलों को तो शायद रात को सोने का भी समय आखिरी के कुछ दिनों में नहीं मिलेगा। इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो मानवीय दृष्टि से अगर इस तरह की व्यवस्था होती कि इनके प्रति भी थोड़ी सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाता परिस्थितियों के ऊपर, और उसके हिसाब से तिथियां निर्धारित होती तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन दिवाली मध्य प्रदेश की बातचीत के मार्ग पर चले तो दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल चुनावी दृष्टि से पूरी तैयारी के साथ हैं। हमें बता रहे हैं मृणाल पंत कि हमारी सूची नवरात्र के अंतर्गत आएगी। भाजपा को किसी दिन का इंतजार नहीं है, जो दिन सूची जारी हो जाए वो दिन अच्छा है, इस भावना के तहत है। पर चुनाव कार्यक्रम को लेकर कहीं ना कहीं दोनों ही दलों के मन में
ये इस बात को लेकर नाखुशी है कि दीपावली जैसे पावन पर्व को ध्यान में रखे बगैर इस कार्यक्रम को तैयार किया गया है, जिसे अगर ध्यान में रखा जाता तो शायद बेहतर, पर अब चूंकि कार्यक्रम आ चुका है तो उसमें बदलाव की बहुत उम्मीद है। पर देखना यह है कि इस कार्यक्रम के तहत जीत किसके हिस्से आएगी। सिलसिला जारी रहेगा। पर आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे और लौटेंगे तो छत्तीसगढ़ को लेकर बात करेंगे। जाइएगा नहीं, गए